Hey, hello friends, welcome to the first video session of BEGC 132. Friends, today I will discuss the first chapter of BEGC 132 book. And friends, the chapter name is, the first chapter name is Propositions by Sujit Mukherjee. Actually friends, today I will discuss the summary of this chapter. And friends, before proceeding to the topic, I want to say that if there will be any mistake in this video session, please try to pardon me, and it's a request from me, it's a humble request from me. And before proceeding to the topic friends, I also want to say that I didn't uploaded any video from last 4-5 days because I was busy on election duty, so I didn't upload any video. Now I will upload videos regularly. Now proceed to the topic friend. Actually the chapter name is Propositions by Sujit Mukherjee, and I will discuss the summary of this chapter. And this video session will be in both Hindi and English medium, means बाइलिंगुअल मीडियम, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से केवल और केवल इस चैप्टर के समरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाह रहा था कि अगर इस वीडियो सेशन में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बड़ा कोई ज्ञाता नहीं हूँ इंग्लिश का, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सा लर्नर हूँ आप लोगों की तरह। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। और दोस्तों, मैंने आगे ये कहा आप लोगों को कि ये जो वीडियो सेशन होगा इसमें हम लोग समरी डिस्कस करेंगे, और समरी जो है हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं, इस वीडियो सेशन को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, और अब मैं आप लोगों को समरी बताता हूँ। एक्चुअली द चैप्टर प्रोपोजिशंस इज रिटेन बाय एन इमिनेंट स्कॉलर। इमिनेंट मीन्स प्रख्यात या विख्यात, and commentator means टिप्पणीकार, named Sujit Mukherjee. Actually his academic writing is mainly based on Indian literary history and translation. मतलब यहाँ पर ये कहना है कि ये जो प्रोपोजिशन नाम का जो शीर्षक है, ये जो प्रोपोजिशन नाम का एक एसे टाइप है, एक निबंध टाइप है, ये जो है एक प्रख्यात या विख्यात विद्वान, या फिर जिसे हम लोग एक टिप्पणीकार कह सकते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है सुजीत मुखर्जी। और ये जो अपनी एकेडमिक राइटिंग करते थे, मतलब इनकी जो लेखन कला थी, ये जो अपना लेखन करते थे, ये मूलतया जो है भारत के साहित्यिक इतिहास और फिर ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद के क्षेत्र में किया करते थे। Now proceed to the second stanza friends. Actually in this proposition Sujit Mukherjee gives a new methodology to write the history of Indian literature. He said that writing a British, French, Spanish, Italian and American history of literature is so easy because they are monolingual, but it's not so easy to write the history of Indian literature. And this is so because Indian literature has a great multiplicity of language and its dialects. मतलब सुजीत मुखर्जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि ये जो सुजीत मुखर्जी द्वारा जो प्रोपोजिशंस लिखा हुआ है, उस सुजीत मुखर्जी के प्रोपोजिशन में सुजीत मुखर्जी एक नया तरीका देते हैं भारत के साहित्यिक इतिहास को लिखने का। वे कहते हैं कि ये जो भारत देश के अलावा जो दूसरे देशों की जो लिटरेचर की हिस्ट्री है, मतलब दूसरे देशों का जो साहित्यिक इतिहास है, जैसे कि ब्रिटिश का साहित्यिक इतिहास, मतलब ब्रिटिश लिटरेचर का, फिर फ्रेंच लिटरेचर का साहित्यिक इतिहास, स्पेनिश लिटरेचर का साहित्यिक इतिहास, फिर इटालियन लिटरेचर का जो साहित्यिक इतिहास है, अमेरिकन लिटरेचर का जो साहित्यिक इतिहास है, वो काफ़ी सरल है बिकॉज दे आर मोनोलिंगुअल फ्रेंड्स। क्योंकि वे जो सारे लिटरेचर्स हैं, ये जो सारे साहित्यिक इतिहास हैं, वे सभी जो हैं क्या है, मोनोलिंगुअल है, मतलब एक भाषीय हैं, केवल एक ही भाषा में लिखे गए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द history of Indian literature, then it is so complex because there are a great multiplicity of language and dialects within Indian literature। मतलब यहाँ पर ये कहना है कि जब हम लोग भारतीय साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो ये काफ़ी जटिल हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है कि भारतीय साहित्य के इतिहास को तुरंत लिख दिया जा सके, क्योंकि भारतीय साहित्य के इतिहास में जो भाषाएं हैं उनमें काफ़ी मल्टीप्लिसिटी है, मतलब बहुत सारी भाषाओं की विविधता है और बहुत सारी बोलियों की विविधता है। सो I can say that Indian literature is not monolingual but it is polylingual, मतलब बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। तो इसी वजह से भारतीय साहित्य के इतिहास को लिखना काफी कठिन है, और इसी वजह से सुजीत मुखर्जी जो है
इनको लिखने का मतलब भारतीय साहित्य के इतिहास को लिखने का एक नया तरीका देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टैंजा एंड बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन सुजीत मुखर्जी गिव्स द एग्जांपल ऑफ टू ग्रेट इंडियन एपिक्स named Ramayana and the Mahabharata that has been orally composed in many Indian dialects and written in almost all Indian language with change and establishment in story। एक्चुअली सुजीत मुखर्जी इस संदर्भ में दो एग्जाम्पल देते हैं, मतलब दो साहित्यों का एग्जाम्पल देते हैं, दो महाकाव्यों का एग्जाम्पल देते हैं, जिसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से भारत के साहित्यिक इतिहास में विविधताएं हैं। मतलब वो दिखाना चाहते हैं, he want to show that there are so many diversity present in the literature of India। मतलब वो जो है इस दो महाकाव्य के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से, किस प्रकार से भारत के साहित्य में विविधताएं हैं। उसके लिए वो जो एग्जाम्पल देते हैं वे देते हैं रामायण और महाभारत का। उनका कहना है कि रामायण एंड महाभारत आर ओरली कंपोज्ड इन मेनी इंडियन डायलेक्ट्स। मतलब मौखिक रूप से रामायण और महाभारत जैसे बड़े साहित्य को अलग अलग भाषाओं में गढ़ा गया है, मतलब अलग अलग भाषाओं में बोलकर सुनाया गया है और अलग अलग भाषाओं में लोग अलग अलग तरीके से इसी रामायण और महाभारत को बोलते हैं। मतलब क्षेत्रीय विविधता के साथ अलग अलग विविधतापूर्ण शैली में इसी दो महाकाव्य को लोग बोलते हैं। एंड दिस टू ग्रेट एपिक इज ऑलमोस्ट रिटेन इन ऑल इंडियन लैंग्वेज विथ चेंजेस एंड एस्टेब्लिशमेंट इन स्टोरी। मतलब ये कहना है उनका कि ये जो दो महाकाव्य हैं इसको लगभग भारत की सभी भाषाओं में लिखा जा चुका है और इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके स्टोरी में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए। तो वो एग्जाम्पल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इट इज सो डिफिकल्ट टू राइट द लिटरेचर ऑफ इंडिया बिकॉज लिटरेचर ऑफ इंडिया इज नॉट मोनोलिंगुअल। मतलब उनका ये कहना है कि जो इंडिया का लिटरेचर है, इंडिया का जो साहित्य है वो मोनोलिंगुअल नहीं है, इसीलिए इंडिया के लिटरेचर के इतिहास को लिखना काफी जटिल है, काफी मुश्किल है। आफ्टर दैट इन सपोर्ट टू इलस्ट्रेशन ही सेड अबाउट क्लासिकल संस्कृत ड्रामा टू शो हाउ वन लैंग्वेज डेवलप्ड मल्टीपल कंपोनेंट्स। ही सेड दैट संस्कृत वाज ऑफ 3 टाइप्स। मतलब वो अपनी बातों के समर्थन में फिर कहते हैं कि आप संस्कृत ड्रामा को ही देख लीजिए, और वो कहते हैं उसी में कि किस प्रकार से एक ही संस्कृत को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट इज संस्कृत क्लासिकल ड्रामा, सेकंड इज प्राकृत एंड थर्ड इज अपभ्रंशा। हियर आई एम सेइंग अपभ्रंशा, नॉट अपभ्रंशा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वे कहना चाहते हैं कि किस तरह से एक ही संस्कृत को समय के साथ और क्षेत्रीय विविधता के साथ 3 भागों में बांट दिया गया। पहला तो संस्कृत क्लासिकल ड्रामा, दूसरा प्राकृत भाषा और तीसरा अपभ्रंशा। तो इस तरह से वो अपनी बातों के समर्थन में कहते हैं कि जो भारत की जो भाषा शैली है, भारत की जो साहित्यिक ऐतिहासिक इतिहास रहा है वो काफी जटिल रहा है, वो काफी भिन्न रहा है और इसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। इसीलिए भारत के साहित्यिक इतिहास को दर्शाना इतना आसान नहीं है, काफी कठिन है। एंड आफ्टर दैट ही सेड इन एंशिएंट लिटरेरी culture as well as in middle and modern periods there become a simultaneous development of many languages। वो कहते हैं कि जो प्राचीन इतिहास रहा है साहित्यों का, जो प्राचीन इतिहास रहा है संस्कृतियों का, उसमें भी भाषा का विकास हुआ और जो माध्यमिक इतिहास रहा है, मतलब मध्यकाल का समय रहा है साहित्यिक इतिहास का, उसमें भी साहित्य का विकास हुआ। एंड इन मॉडर्न पीरियड्स इंडियन लिटरेचर इज आल्सो डेवलप्ड। मतलब ये जो आधुनिक इतिहास रहा है, आधुनिक काल रहा है, इस काल में भी इंडियन लिटरेचर का विकास हुआ है। इसीलिए हम लोग अलग अलग तरह के मेथडोलॉजी का यूज करके भारत के साहित्यिक इतिहास को दर्शा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ही सेड दैट इट इज रिलेटिवली इजी टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर टिल द 12th century as there was only a major language and that was Sanskrit, but from 12th to 20th century there was no any single language that can be identified. Many of the languages and their offshoots developed and it's become so difficult to write the history of Indian literature। उनका कहना है कि 12वीं सदी से पूर्व के इतिहास को दिखाना काफी आसान है। इट इज सो इजी टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर टिल 12th century because at that time there was only one language and that was Sanskrit। But when we talk about
12th to 20th सेंचुरी, मतलब 12वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक की बात जब हम लोग करते हैं, तभी के इतिहास को लिखना काफी कठिन हो जाता है, तभी के साहित्य इतिहास को लिखना काफी कठिन है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लैंग्वेजेस डेवलप्ड हो रहे थे, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद वगही, ब्रज, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, खड़ी बोली है, जिनका विकास हो रहा था। सौरसेनी, अपभ्रंश, इस तरह की काफी सारी भाषाएं, बोलियों का विकास हो रहा था, जिसको लिखना एक ही बार में काफी कठिन हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बिटवीन और फ्रॉम 12th to 20th सेंचुरी, मतलब 12वीं सदी से 20वीं सदी के इतिहास को, मतलब साहित्यिक इतिहास को लिखना इसीलिए काफी कठिन है। And after he said that Indian literature is not to be seen as a vertical growth of one language from ancient time to the modern time, but as one that has extensive development branching into dialects and language across region। मतलब वो कहते हैं कि जो भारतीय साहित्य का इतिहास है, जो भारतीय साहित्य है, इसको केवल और केवल हम एक ही भाषा के विकास के तौर पर नहीं देख सकते हैं। इसे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि शुरुआत के समय से, मतलब फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम, मतलब शुरुआत के समय से लेकर के अभी तक में बहुत सारे भाषाओं का विकास हुआ है। मतलब एक ही भाषा के ब्रांच हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे भाषाओं का विकास हुआ है शुरुआत से अभी तक में, और बहुत सारी बोलियों का भी विकास हुआ है। He said that a literary text is to be seen its two aspects. First, the language in which it is written and its form of genre. Actually, literary form is not static. It is not rooted to one place or one language or one genre. It travels freely and gets adopted in other regions where different language is used. मतलब उनका कहना है कि एक जो साहित्य होता है, एक जो साहित्यिक भाषा होती है, उसको हम लोग केवल एक ही एस्पेक्ट में नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग केवल एक ही जगह, एक ही स्थान से बांध नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग एक साहित्य को, एक साहित्यिक शैली को दो एस्पेक्ट में देख सकते हैं, मतलब दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो वो कि आखिर किस लैंग्वेज में, मतलब किस भाषा में साहित्य का निर्माण किया गया है, किस भाषा में एक साहित्य को गढ़ा गया, मतलब ऑन विच लैंग्वेज एनी लिटरेचर इज रिटन, मतलब किस भाषा में लिखा गया है। एंड आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि आखिर उस साहित्य का, मतलब उस साहित्यिक शैली का आधार क्या है। आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड वेदर अ लिटरेचर इज करेक्ट और रॉन्ग। तो वो ये कहते हैं कि जो लिटरेचर होता है, हम लोग उसको दो एस्पेक्ट में देख सकते हैं, और हम किसी भी लिटरेचर को किसी स्थान, समय और सीमा के साथ नहीं बांध सकते हैं। बिकॉज अ लिटरेचर ट्रेवल्स फ्रीली एंड गेट अडेप्टेड इन एनी रीजन, मतलब उनका कहना है कि एक जो लिटरेचर होता है वो पूरा का पूरा फ्रीली ट्रेवल करता है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी रूप में उसे कोई भी ग्रहण कर सकता है, और किसी भी रीजन में ग्रहण किया जा सकता है, मतलब किसी भी क्षेत्र में ग्रहण किया जा सकता है। वेयर अ डिफरेंट लैंग्वेज और वेयर अ डिफरेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड, मतलब किसी भी भाषा के लोग किसी भी साहित्य को गढ़ सकते हैं, किसी भी साहित्य को अपने में समाहित कर सकते हैं। एंड एट लास्ट ही सेज, एज इन द 10th century all languages are overshadowed by Sanskrit. Today in the modern time, the influence of English and Western thought seems to overshadow our indigenous nature. मतलब वो लास्ट में कहते हैं कि जो 10वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वो काफी अच्छा इतिहास है, काफी सुनहरा सा इतिहास और काफी सीधा साधा सा साहित्यिक इतिहास है, क्योंकि उस समय एक ही भाषा थी, संस्कृत। मीन्स देयर वाज ओनली वन लैंग्वेज एंड दैट वाज संस्कृत। बट टुडे जब हम लोग आज की बात करते हैं, आज के हम लोग आधुनिक समय की बात करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि आजकल के दौर में इंग्लिश की बढ़ोतरी सभी जगह हो गई है, इंग्लिश सब बोलना पसंद करते हैं। एंड वेस्टर्न थॉट, मतलब जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो पाश्चात्य सोच है, उसको लोग अधिक से अधिक ग्रहण करते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय गौरवशाली संस्कृति है, उसको लोग खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका दोहन हो रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर मनुष्य को अपनी संस्कृति का आख्यान रहना चाहिए, हर मनुष्य को अपनी गौरवशाली संस्कृति का जो आभास है वो होना चाहिए, ताकि भारतीय संस्कृति बची रहे। आई थिंक
मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे चैप्टर को समझा दिया होगा। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो चैप्टर मैंने अभी आप लोगों को समझाया, इस चैप्टर की जो समरी मैंने आप लोगों को बताई, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है कृपया करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ लें, ताकि आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सके और जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो आप लोग समझ जाए। Here I want to say that friends, you should have to read the entire chapter to understood the whole point which are present in this chapter. इतनी बात आप समझ गए दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एट लास्ट फ्रेंड, इन नेक्स्ट वीडियो सेशन आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। मतलब अगले वीडियो सेशन में हम सभी जो है इसी चैप्टर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन विथ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। मतलब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय, इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों, मैं लास्ट में जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा, अगर कोई गलती अथवा त्रुटि है लैंग्वेज लिटरेचर में, मेरे इंग्लिश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, तो प्लीज़ क्षमा कर दें, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह सिंपल लर्नर हूँ। आई एम अ सिंपल लर्नर लाइक यू। आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑफ इंग्लिश literature and language. Please try to pardon me if there will be any mistake in this video session. Now friends, tata bye bye.